यस देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू का था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, बताओ, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, तो बताओ किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्वेश्चन था। ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करेंगे तो बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। हाँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 1 मार्क में पूछा था ये टेस्ट पेपर में। इट इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ऑप्शन आपको दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क गिव्स, ऑप्शन नंबर बी गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, ऑप्शन नंबर सी गेन्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क, और ऑप्शन नंबर डी गिव्स प्रोटॉन्स फ्रॉम सिल्क। इसमें मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, है ना। जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी जिस भी मटेरियल की, ग्लास रॉड और सिल्क में से अगर मैं कंपेयर करूं तो सिल्क की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है ना। सिल्क की टेंडेंसी क्या होती है? टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सिल्क विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताओ? फर्स्ट का। हाँ, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिनका बी ऑप्शन था उनको पूरे 1 मार्क मिलेंगे। जिन जिसका बी ऑप्शन था उनको पूरे 1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाज दिस, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क देन ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर 2। In general, metallic ropes are suspended on the carriers taking inflammable material. हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं लिख देता हूँ। जनरली मेटेलिक रॉड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर सस्पेंडेड, जनरली मेटेलिक रॉड्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स taking inflammable material, taking inflammable material। ठीक है, इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जनरली हम मेटालिक रॉड्स को सस्पेंड करते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल के साथ। इसका रीजन क्या है? हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। ऑप्शन पढ़ के थोड़ा सा आपका दिमाग चल सकता है, लेकिन जनरली भी अगर आप सोचो तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ। इसका कंसेप्ट है अर्थिंग का कंसेप्ट। मैंने आपको अर्थिंग का कंसेप्ट बताया था। अर्थिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी की हमें अर्थिंग करनी होती है तो उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट इसीलिए करते हैं। यस, आंसर नंबर सी, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही किया। टू कीप द बॉडी इन कैरियर इन कांटेक्ट विद द अर्थ, वेरी गुड। अर्थ को कांटेक्ट हम क्यों करते हैं बताओ? हमें अर्थिंग करने की क्यों जरूरत है किसी भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल की? व्हाट इज द नीड ऑफ अर्थिंग द इन्फ्लेमेबल मटेरियल? अर्थिंग हम क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थिंग? कौन आंसर देगा बताओ? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थिंग? आंसर तो सबने सही लिखा है। सेकंड का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेरी गुड। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थिंग, कौन बताएगा? एनीवन? बेटा पढ़ा चुका हूं ये सब, मैं फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अर्थिंग हम क्यों करते बताओ? हाँ, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, वेरी गुड।
इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए अर्थिंग की जाती है। वेरी गुड। टू प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है। मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, चार्जेस को कंडक्ट करती है। ह्यूमन बॉडी इज इटसेल्फ अ कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज इटसेल्फ कंडक्टर विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसलिए हमें अर्थिंग करने की जरूरत पड़ती है इन्फ्लेमेबल मटेरियल के साथ। ठीक है, वेरी गुड। चलो, जिन जिन ने किया था सी ऑप्शन इज करेक्ट। जिसने सी ऑप्शन किया था उसको 1 मार्क मिलेंगे यहाँ पे। जिसने सी ऑप्शन किया था उसको अगेन 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा अनिरुद्ध ने क्या लिखा है, व्हेन द हाई पावर इज पासेस देन एक्स्ट्रा पावर गोज ऑन द अर्थ। हाँ, हाई पावर है तो एक्स्ट्रा पावर गोज, एक्स्ट्रा पावर नहीं बोल सकते आप, एक्स्ट्रा चार्जेस बोल सकते हो। एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं उसकी अर्थिंग हो जाती है। हाँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत बच्चों का डाउट आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट था क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, है ना। देयर आर टू चार्जेस, वन इज Q1 and another is Q2, which are placed in a vacuum. This is charge Q1 and this is charge Q2. These are placed in a vacuum और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो हमें कितना दिया हुआ है, d के बराबर। सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस इनका दिया हुआ है d के बराबर। ठीक है, इफ दे आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, जब हमने इनको वैक्यूम में रखा तो इन पे फोर्स कितना लग रहा था, F। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा था, F। फिर हमने क्या किया, इन चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में रख दिया, है ना। इन चार्जेस को उठा के किसी मीडियम में रख दिया। तो जब हमने Q1 और Q2 को किसी मीडियम में रखा, जब हमने Q1 और Q2 को किसी मीडियम में रखा, तब इन पे फोर्स कितना लगेगा ये हमको फाइंड करना था, है ना। दिस इज Q1। जब हमने Q1 और Q2 को किसी मीडियम में रखा, दोनों का सेपरेशन अगेन सेम रखा, सेपरेशन वाज d, बट दिस इज प्लेस्ड इनसाइड अ मीडियम, है ना। इसको हमने किसी मीडियम में रख दिया, पहले ये वैक्यूम में था, अब हमने इसको किसी मीडियम में रख दिया। तो जब मीडियम में रखा तब हमें फोर्स निकालना था कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो सपोज करो इस पे फोर्स लगेगा F डैश, तो इस F डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। दिस वाज द क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, 1 मार्क में। मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जिन जिन ने किया सही किया है उनको मैं मानूंगा बहुत अच्छा है। इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाज K। अच्छा, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया हुआ है K। वेरी गुड, मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। सबसे पहले तो मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करूंगा। हाँ, वेरी गुड, F/4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 4F निकाला था। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 4F निकाला था और उन्होंने बोला भी था सर हमारा तो 4F आ रहा है, हमारा F/4 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये वाला क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जिनका F/4 आया है उनका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम upon permittivity of free space. This is the definition of dielectric constant. Dielectric constant is defined as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of the free space, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्स निकालेंगे।
तो फोर्स क्या होता है आप सबको पता है, F इक्वल टू, ये वाला फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, K को मैं ओपन कर देता हूं, विच इज 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, दिस वाज द वैल्यू ऑफ F। अब यहां से देखो F डैश का वैल्यू कितना होगा, F डैश का वैल्यू होगा 1/4πε m, which is the medium, into Q1 Q2 upon d square. This is the value of F dash. This is the value of F dash. Now you divide both the forces. अब आप दोनों फोर्सेस को डिवाइड करो, तो यहां से आपको F डैश अपॉन F का वैल्यू मिल जाएगा, F डैश अपॉन F, F डैश अपॉन F आपको कितना मिल जाएगा, F डैश अपॉन F का वैल्यू निकालो, यहां से रेशियो निकाल लो। हाँ, F अपॉन F डैश निकाल लो, हाँ वो सही रहेगा। कोई भी रेशियो निकाल लो, आपको रेशियो से मतलब है। मैं यहाँ पे F अपॉन F डैश निकाल रहा हूँ, तो F अपॉन F डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो F अपॉन F डैश विल बी, F अपॉन F डैश जब आप डिवाइड करोगे तो एप्सिलन m अपॉन एप्सिलन नॉट आपको मिलेगा, एप्सिलन m अपॉन एप्सिलन नॉट। इसी को हम बोलते हैं K, विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 4, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। तो यहां से आपका F डैश मिल जाएगा, F डैश विल बी F अपॉन 4। यहां से आपका F डैश का वैल्यू आ जाएगा, F dash will be F upon 4. So it was really a good question. ये मैंने आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप्स लिखे हैं, अदरवाइज अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो आप डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में यू कैन डायरेक्टली जंप टू दिस स्टेप एंड डायरेक्टली राइट द आंसर। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए बताए। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर सपोज करो यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा होता, है ना, सेम क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा होता तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता और ये सारे स्टेप्स भी लिखने पड़ते। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है। एग्जाम में अगर 1 मार्क में क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, बट अगर एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ सबको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यस, किसी को डाउट है अभी भी बता दो, फिर किसी को डाउट है तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जा रहे हैं। सबको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओके, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is, when 10 raised to 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, एक metal sphere आपको दिया हुआ है, there is a metal sphere, and when 10 raised to 14 electrons are removed from it, है ना, जब हम इसमें से 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं हम, 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो अब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकालने के लिए अगेन यू हैव टू यूज व्हाट, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, यू हैव टू यूज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज Q इज इक्वल टू N इंटू E।
where n is the number of electrons, which is 10 की power 14, and E is the charge of one electron, which is 1.6 into 10 की power minus 19. So यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16 माइक्रोकूलम. 16 माइक्रोकूलम positive charge. 16 microcoulomb positive charge will be your answer. This was a simple question. जिसका ये आंसर आया था उनको full 1 mark मिलेंगे. 16 microcoulomb. Very good. सबको समझ आ गया? Yes, सबका आंसर आ गया. Very good. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे. Now come on to question number 5. Two similar spheres having a charge. Question number 5. Question number 5. Two similar spheres दो बिल्कुल सिमिलर स्फीयर्स हैं. दिस इज स्फीयर 1 and this is sphere 2. Two similar spheres are there and अच्छा, दोनों का चार्ज कितना है? Q1 एंड Q2. अच्छा, प्लस Q और माइनस Q दोनों का चार्ज हमें दिया हुआ है. एक का चार्ज दिया हुआ है प्लस Q और दूसरे का चार्ज दिया हुआ है माइनस Q. एक का चार्ज दिया प्लस Q, दूसरे का चार्ज हमें दिया हुआ है माइनस Q. ठीक है. आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस. F फोर्स एक्ट बिटवीन द टू. हाँ, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है ना? दोनों के बीच का फोर्स कितना है? F. व्हाट हैपेंड? हाँ, दोनों के बीच का फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है. ठीक है. अब हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में एक और चार्ज लेके आए, है ना? अनदर सिमिलर चार्ज विच इज प्लेस्ड इन द मिडल. in the middle of the two sphere another similar charge plus q is placed. अच्छा, ठीक है. एक और सिमिलर चार्ज हम लेके आए और हमने ठीक इसके बीचों बीच रख दिया, है ना? देयर इज वन सिमिलर चार्ज और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस क्यू. इसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू. तो अब हमें नेट फोर्स निकालना है. क्या होगा? तो देखो, इस चार्ज पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी r by 2 and this distance will be r by 2. ठीक है, दोनों का डिस्टेंस r by 2 हो जाएगा. अब दोनों का डिस्टेंस हमें पता चल गया, तो प्लस क्यू की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे, राइट साइड. वेरी गुड. प्लस क्यू की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे, राइट साइड. एंड माइनस क्यू की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? इस पे, राइट साइड. हाँ, दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स इस पे लगेगा टुवर्ड्स माइनस क्यू. तो आपको आंसर तो ऑप्शन से ही मिल जाएगा. वेरी गुड. हाँ, आंसर तो ऑप्शन से ही मिल जाएगा कि आपका आंसर सी आएगा. बट कई बच्चों ने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो भी आपको आना चाहिए. सपोज करो ये क्वेश्चन आपको मैं पूछ लेता 3 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स में आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना आना चाहिए कि वो 8f कैसे आया. कई बच्चों ने डायरेक्टली डायरेक्शन देख के ऑप्शन सी करेक्ट कर दिया, है ना? डायरेक्टली आपने आंसर कर दिया, अच्छी बात है, 1 मार्क के लिए इट इज गुड. बट सपोज करो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा होता एग्जाम में, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे? वापस कूलम्स लॉ लगाओगे. तो पहले ये दो चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये दो चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन r by 2 का होल स्क्वायर. और ये दो चार्ज इसके बीच में आप वापस फोर्स निकालोगे तो कितना आ जाएगा? सेम फोर्स आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन r by 2 का होल स्क्वायर. और दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? बताओ. हाँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन r by 2 का होल स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर अपॉन r by 2 का होल स्क्वायर.
ये हो जाएगा 8 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ. तो द फोर्स विल बी 8F and direction will be towards minus q. Direction will be towards minus q. ठीक है, इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ता अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मैं पूछ लेता तो. ठीक है, पता नहीं अगर अगली एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया आपके साथ, है ना. सो ये भी बहुत नेसेसरी है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. The electric flux coming out of a unit positive charge is, हाँ बताओ, गॉस लॉ से डायरेक्टली आ जाएगा ये तो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जल्दी से बताओ, वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देख लो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज बताओ जल्दी से फटाफट. यस, किसका आंसर आ गया? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट -1. अच्छा, विच ऑप्शन? 6 का कौन सा? एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, बी ऑप्शन आ रहा है. हाँ, तो गॉस लॉ लगाओगे इसके लिए. गॉस लॉ क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स विल बी चार्ज enclosed upon epsilon naught. Very good. Gauss law says that net flux, which is integral of E dot ds, which is equal to Q enclosed upon epsilon naught. तो Q enclosed की वैल्यू कितनी दी हुई है? Which is 1 coulomb upon epsilon naught. So flux will be epsilon naught inverse. Very good. Flux will be epsilon naught inverse. So ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. The magnitude of the electric field intensity is such that electron in place would experience a electric force equal to its weight given by. अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे लग रही है कि वो mg को बैलेंस करेगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी तो वो mg को बैलेंस कर पाएगा. तभी तो वो किसको बैलेंस कर पाएगा? mg को, है ना. ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ? सिंपल था ये तो, QE इक्वल टू mg. बहुत सिंपल क्वेश्चन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? mg अपॉन q. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी mg अपॉन q. ठीक है, सबका आंसर आ गया था. वेरी गुड. हाँ, mg अपॉन e. हाँ, चार्ज की वैल्यू आपको e दी हुई. हाँ, यू कैन राइट e. वेरी गुड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ फटाफट, जल्दी से डिस्कस करो. ये नेक्स्ट मीटिंग में हम आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक पढ़ेंगे. अब इसको कंप्लीट कर दो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डाउट है बताओ? Which of the following statement is correct? The electric field at the point is always. बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर है? The electric field at a point
द इलेक्ट्रिक फील्ड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने रॉन्ग किया ये क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से सुनो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट will be always continuous if there is a charge at a point, or discontinuous only if there is a negative charge at a point, or discontinuous if there is a charge at a point। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? यस, कई बच्चों ने आंसर दे दिया 8 का बी, कई बच्चों का बी आ रहा है, कई बच्चों का डी आ रहा है। कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकती ना बेटा, कॉन्टिन्यूस कैसे होगी? डी आएगा, डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे देखो, ये इसमें बहुत बच्चों कंफ्यूजन था। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी जा रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मान लो सपोज करो यहां से ओरिजिनेट हो रही, अभी तक ये कॉन्टिन्यूअस है ना, लेकिन सपोज करो यहाँ पे अगर कोई चार्ज आ गया, सपोज करो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे टर्मिनेट होना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्मिनेट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, है ना, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट हो जाएगी, तो यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी ना। जैसे ही कोई चार्ज में इंट्रोड्यूस करूंगा फील्ड के बीच में, अभी तक तो ये कॉन्टिन्यूअस थी यहाँ पे, लेकिन जैसे ही कोई चार्ज आ जाएगा तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। समझ आ रहे हैं? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। समझ आया? डिसकॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट अ पॉइंट। अब सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आपकी आ रही है, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता, तो पॉजिटिव चार्ज की खुद की फील्ड निकलनी स्टार्ट हो जाती, पॉजिटिव चार्ज की खुद की फील्ड भी तो निकलती, तो पॉजिटिव चार्ज की खुद की फील्ड भी निकल रही है, और यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो अगेन यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। सो कोई भी चार्ज रखोगे अगर आप फील्ड के बीच में, अगर आप फील्ड के बीच में कोई भी चार्ज रखोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये रॉन्ग हो गया, हाँ बहुत सारों का रॉन्ग हुआ ये, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जिन्होंने डी ऑप्शन किया है उनका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 में डी ऑप्शन करेक्ट है। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जल्दी से, इट वाज अ ओरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये तो मेरे ख्याल से सबका राइट होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। 10th का आंसर भी बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और 9th का आंसर क्या होगा बताओ? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट